बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। अहम खबरों, तबसरों और तजियों के साथ आज हम जिस टॉपिक से अपनी बात का आगाज करेंगे वो कल की बहुत अहम खबर है। इसमें एचएसएन कॉलेज में फीस माफ़ी का एक वाक़या जो बहुत ही शिद्दत एक इख्तिलाफ कर गया कि एक हमारे साबिक वफाकी वज़ीर आहद चीमा साहब के साहबजादे गए इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और उन्होंने अपना एडमिशन रिटेन रखा और उसके बाद तो वो 2 साल या 3 साल की उनकी फीस थी, तो वो एब्सेंस थी। जब जो एचएसएन कॉलेज है उसके जो लॉज हैं, जो उसके कवानीन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो उसके प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक अगर कोई बच्चा इस अरसे की फीस देता है, पे करता है, तो वो अपनी सीट को रिटेन कर सकता है। जब 2 साल या 3 साल बाद जब वो दोबारा आएगा, जिस क्लास में आएगा, तो उस क्लास के स्टैंडर्ड का मैथ और इंग्लिश का वो टेस्ट देगा और उस क्लास में बैठ जाएगा। लेकिन आहद चीमा साहब की बेगम ने खत लिखा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने कानून के मुताबिक कहा कि ये हमारे जो लॉज हैं उसके मुताबिक ये फीस माफ़ी नहीं बनती। जिसके बाद वो गवर्नर पंजाब से मिली और गवर्नर पंजाब ने उनकी वो फीस बच्चों की दोनों की माफ़ कर दी। बात इतनी सादा सी नहीं है। एक तो एचएसएन कॉलेज जो है ही अशराफिया का कॉलेज, जिसमें बच्चे का कम से कम 1 महीने का खर्चा फीस वगैरह मिला के 1 लाख रुपया होता है। यकीनन आम आदमी, हम जैसा आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि उसका बच्चा जो है वो एचएसएन कॉलेज में जाएगा। तो जो एचएसएन कॉलेज में अफोर्ड कर सकते हैं वो इतने लोग इतने बड़े होते हैं, उनके वसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। और सोने पे सुहागा उस अशराफिया ने अपनी बचत की खातिर उन तमाम कवानीन को रोन डाला और गवर्नर पंजाब ने उनकी फीस माफ कर दी, जिसे गैर कानूनी समझते हुए प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मैं 1 अप्रैल को इस कॉलेज का हिस्सा नहीं रहूंगा। अब उसके रद्द अमल में क्या आया कि हमारे वफाकी वजीर बड़े इत्तलात, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी धुआंधार सी, और जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं उनकी तरफ से जो मिला हमें बयान, वो बहुत ही खतरनाक था और इंतहाई मायूसी हुई कि ऐसे पढ़े लिखे लोग ये हरकत कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और इंक्वायरी के खिलाफ, इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। कह तो ऐसे रहे हैं गवर्नर साहब जैसे वो 40 लाख रुपए डकैती मार रहे हैं। 40 लाख रुपए अगर आप उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं तो किसी कानून के तहत दे रहे होंगे ना, और आप ही की इजाजत से मिली होंगी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, किसी कानून को फॉलो करते हुए तो मिल रहे होंगे ना 40 लाख रुपए महीना। वो तनख्वाह ही ले रहे हैं ना, तनख्वाह के बाद वो जो मर्जी करें। इससे गवर्नर साहब ने अपना खुद कद बहुत छोटा कर लिया। बहरहाल उसके बाद आज 2 बड़े वाकयात हुए दहशतगर्दी के। एक तुर्बत में हुआ और एक शांगला में हुआ। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियरों की गाड़ी में बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा दी गई, जिसमें 4 चीनी और 1 पाकिस्तानी जा भाग हुए। जबकि दूसरा जो वाकया तुर्बत में हुआ, सिद्दीक नेवल एयरबेस पर, जो एयरबेस है तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का, उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इसमें उस हमले को तो नाकाम बना दिया गया, 4 दहशतगर्द मारे गए और 1 फौजी शहीद हुआ। अब हम जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, बारहा अपने प्रोग्रामों में यही बात मुख्तलिफ अंदाज से करते चले आ रहे हैं कि हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम अपनी जंग तो कभी लड़ी, बल्कि कल भी हमने ये शादी गुफ्तगू की थी कि हम अपनी जंग में तो कभी इन्वॉल्व हुए ही नहीं। हम तो दूसरों की जंग में लड़ते रहे हैं और उसका ईंधन बनते रहे। 1979 से शुरू होने वाली जंग आज तक जारी है, जो अफगानिस्तान और मगरब के साथ, मगरबी सरहदों के साथ जारी है।
उसमें ईरानी बलूचिस्तान से भी लोग हैं, उसमें अमेरिकन हैं, उसमें इसराइली हैं, उसमें भारतीय हैं। ये सारी एजेंसियां हमारे खिलाफ काम कर रही हैं और हमारी एजेंसी उनके खिलाफ काम कर रही होगी, लेकिन उसके पूरे पूरे के पूरे जो फोकस किया हुआ है उसने फोकस किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को ठीक करने को, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने को, फॉर्म 47 बनाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए, इमरान खान को सजाएं दिलाने के लिए, जो उनका काम नहीं है। ये उसका एक रद्द अमल है या उसके असरात हैं जो सामने आ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। जनूबी शुमाली वजीरिस्तान में भी हुआ, हमने उस दिन भी यही कहा कि अब हमें फोकस यहां से पूरा हटाना है और अपने दिफा की तरफ लेके जाना है। 12 तो ये तो फिर भी फैसला तो उन्होंने ही करना है, हमने तो सिर्फ मशवरा ही देना है। शायद मशवरा होगा तो ठीक है, और दोस्त तो वो होता है जो आपकी अच्छी और बुरी बात को बाइफरकेट करे, डिफरेंशिएट करे और आपको बताए कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, जो गलत है उसको ठीक करने की, उसको इस्लाह करने की कोशिश। अब हमारे जो काबीना है, वजीर आजम समेत वजीर आजम ने ऐलान फरमाया है कि उनकी काबीना जो है तनख्वाह नहीं लेगी, मुराद नहीं लेगी। हम आपसे हाथ जोड़कर दस्त बस्ता गुजारिश करते हैं कि हुजूर आप तनख्वाह भी लें और मुराद भी पूरी लें, लेकिन इस मुल्क को लूटे मत। तनख्वाह और मुराद के बदले जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ पहले किया हुआ है ना, वो अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदारा आप अपनी काबीना से कहें वो तनख्वाह भी ले और मुराद भी ले। अब हम आखिरी हिस्से में अपनी कहानी की तरफ जा रहे हैं, जो रोज हम एक कहानी चला रहे हैं कि पाकिस्तान में एक इदारों की तबाही, और उसमें हम रेडियो पाकिस्तान की कहानी बता रहे हैं। अनवर महमूद साहब के दौर में FM 101 आया 1 अक्टूबर 1998 में, और उसने आकर एक नौजवानों का एक नया चैनल अपने आप को साबित किया पॉपुलैरिटी के हिसाब से, जिसके बाद ये महसूस हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर में, मार्केट में भी जो कमर्शियल्स हैं वो रेडियो पाकिस्तान को मिल सकते हैं, जिसके लिए जंग ग्रुप को उस वक्त उसके राइट्स दिए गए, मार्केटिंग राइट्स दिए गए, और 4-5 साल तक उन्होंने बहुत खुश उसलूबी के साथ उसे चलाया और इस्टेब्लिश किया मार्केट में। जब इस्टेब्लिश हो गया तो हमारे यहाँ जो महल्लाती साजिशें होती हैं, जो लोग होते हैं, जिस तरह काम करते हैं, जिनका काम करने का तो मिजाज ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि जी रेडियो या पाकिस्तान में, जिसने मैं अपने इदारे के बारे में तो यही कह सकता हूँ रेडियो पाकिस्तान के बारे में, कि वहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो काम करना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेट आते हैं जल्दी चले जाते हैं, एक वो हैं जो काम ना तो काम करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं, करने वालों की टांगे खींचते हैं, साजिशें करते हैं। ये वो साजिशी अनासिर जब उन 2010 में मार्केटिंग राइट्स जंग ग्रुप से वापस लिए गए और रेडियो पाकिस्तान ने खुद उसकी मार्केटिंग शुरू की, उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई जिसने रेडियो पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद करने की ठानी। मुख्तलिफ सेक्शन से, जो सेल सेक्शन हमारा था वो कभी मार्केटिंग सेक्शन बन नहीं सका, आज तक नहीं बन सका, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स में जो बुनियादी फर्क है वो बहुत मुख्तलिफ है, और वो हमारे लोगों की तरबियत ही थी। और मजेदार बात ये कि हमारे यहाँ जो सेल्स डिपार्टमेंट था उसमें खासे लोग जो थे वो जाली डिग्रियों वाले थे। कुछ लोग जाली डिग्री में पकड़े गए और निकाले गए, कुछ लोग पहले भाग के निकल लिए कि ये जाली डिग्री का मामला हो रहा है, किसी वक्त भी हम इससे बाहर निकलें। लेकिन भारत उसके बावजूद जब 2010 में प्लान किया गया कि अब हम खुद करेंगे, तो उस वक्त एक कैंपेन शुरू की गई, मुख्तलिफ सेक्शन से, मुख्तलिफ हुसन प्रोग्राम विंग से लोगों को बुलाकर सेल सेक्शन में दिया गया, जिसमें लाहौर में डॉक्टर हसन फारूकी थे, साजिद दुरानी साहब थे, उन्होंने काम शुरू किया प्रोग्रामिंग्स में और सेल्स एंड मार्केटिंग में। इसी तरह कराची सेल सेक्शन को भी एक्टिवेट किया गया, और उस वक्त कराची सेल सेक्शन की जो एवरेज इनकम थी सालाना वो 87 लाख थी 2008-9 में। अब ये एक चैलेंज था जिसे बेहतर बनाना था और सेल्स की मार्केट को बेहतर बनाना था। रेडियो पाकिस्तान की मार्केटिंग को ठीक करने के लिए जब कराची सेल सेक्शन में एक साहब को लाया गया जिनको हेड बनाया गया प्रोग्राम का, उन्होंने जब काम शुरू किया तो उसके बाद एक नई कहानी शुरू।
लोगों ने किस तरह साजिशें की, उसे किस तरह तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाया गया रेडियो पाकिस्तान को, और जिसका खमियाजा आज भुगत रहा है रेडियो पाकिस्तान। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उसका खमियाजा रेडियो पाकिस्तान आज भुगत रहा है। ना पेंशन के लिए पैसे हैं, ना तनख्वाहों के लिए पैसे हैं, ना ट्रांसमीटर्स के लिए पैसे हैं, ना मेडिकल के लिए पैसे हैं, इसलिए कि हमने एक अपनी बहुत अच्छी इनकम सोर्स जो तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना थी, वो हमने खुद तबाह और बर्बाद कर दी। इसकी तफसील हम अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।